अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे दिन गुजर रहे थे, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल थी, आईनी तरमीम भी जो है वो मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं और आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे, इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मुनीर अज़हर साहब, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है सजाद करामत साहब ने, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मलक अहमद नवाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सजाद साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल जा रही है, आप कैसा देख रहे हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने आज़ार ख्याल का। जी जी, जैसा कि मेरे साथी जो साथ मौजूद है उनसे आपने सवाल किया, मैं इनकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखो, आईनी तरमीम होना किसी भी मुल्क का ये हक है, लोगों के मफादात की जंग है। लोगों जो एक आम अवाम तबका है जो इस टाइम महंगाई में पिस रहा है, सबसे पहला माटो ये होना चाहिए गवर्नमेंट का कि उसको हमने इस महंगाई के पिसी हुई अवाम को जो अभी बिलों की, अपनी बीमारी से, स्कूल कॉलेज इन चीजों में पिस चुके हैं, उसका भी कोई ख्याल करना है। ठीक है, आनी तरमीम हो जाना ये अच्छी बात है। अगर हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए इस तरमीम का होना जरूरी था तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज हमारे मुल्क में अभी गुर्बत जो इंतहा दर्जे से बढ़ी हुई है, और दूसरी बात इस टाइम उम्मत मुसलमा इंतहाई क्राइसिस में जा रही है। जैसा कि फलस्तीन का इशू है, जी जी, फलस्तीन के इशू में एक वाहिद जमात है और हमारे अमीर साहब हैं मौलाना साद रिजवी साहब, और हमारी इस जमात ने जिस तरह स्टैंड लिया, मैं ये समझता हूँ कि दीगर जमातों ने उस पर उस तरह का स्टैंड नहीं लिया। देखें, इस टाइम वहां पर सरेआम मुसलसल एक टाइम से साल से नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की। छोटे बच्चों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, भूख और प्यास से उनको अकेला छोड़ा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक वाहिद जमात जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, जो खालिस्तान इस्लाम के लिए काम कर रही है, वाहिद हमारी जमात है जो बाहर भी निकली और बहुत सारी चीजें, जैसे धरने में मैं शामिल था इस्लामाबाद वाले धरने में, फिर हमने हुकूमत से कुछ चीजें मनवाई भी, और जिस बात की हमें खुशी भी है कि हुकूमत ने उस पर मनो अमल भी किया उसके बाद। लेकिन ये सारी चीजें मैं अपने नुक्ता नजर से सोचता हूँ कि ये बहुत कम है, क्योंकि हम जो अभी कुछ चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जो वीडियोस और ये चीजें देख रहे हैं, उस लिहाज से तो ये बिल्कुल नाकाफी है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और ये दुआ है कि हुक्मरान जो बैठे हैं अभी आईनी तरमीम की जंग से निकले। ये आईनी तरमीम पास हो चुकी है, ना हमें ये देखना है कि कौन क्या है, लेकिन हमें सबसे पहले जो मुल्क इस कलमे के नाम पर बना है और जो हम इस्लामी जमहूरी रियासत है, उसका भी हमने देखना है कि आज दिन तक हमने उस पर कितना काम किया और हम दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मलक साहब, बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं मलक साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? सर, दोनों की आपने बात सुनी। देखें जी, कोई भी जो पर्पस पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है, उसके अंदर उसके बहुत से फ़वाइद भी होते हैं और नकाइस भी होते हैं। इस पे सबसे पहले जो मेरा टेक है वो ये है कि तरमीम गो के मंजूर हो गई, ये पार्लियामेंट का हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत हेस्ट का मुजाहरा जो है वो किया गया है, और चंद पहलुओं के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी बात जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अवाम को ऐसे महसूस होता है जैसे वो सियासी पार्टियों की मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और बाकी अवाम जो है शायद उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो राजा साहब, अभी भी कई ऐसी पिटीशंस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हैं जिनकी बारी ही नहीं आती। तो वो जो आईनी कोर्ट का जो कयाम है वो एक लिहाज से बहुत खुशाइंद है, और हमें सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, जो अच्छी चीज़ है उसे हमें सराहना चाहिए, और जो नकाइस हैं उनको हमें उजागर करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अवाम को जो है वो इंसाफ मिल सके और उसके अंदर आसानियां पैदा हो सकें। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जजेस की तादाद पर बात नहीं की गई, ठीक है जी,
اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے ججز کی روٹیشن کے اوپر بات نہیں کی گئی. اور تیسری بات جو ایک اہم بات ہے جس کے اوپر ہمیں جو پارلیمنٹ ہے اور جو عوام ہے اور جو ہمارے میڈیا ہے ان کو اس کے اوپر یہ بات کرنی پڑے گی کہ کیا یہ جو ججز کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے کیا یہ کسی حد تک پولیٹیسائز نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جو ہماری ریاست ہے اس کے 3 اہم ستون ہیں. ایک پارلیمنٹ ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور تیسری جو ہے وہ عدلیہ ہے جسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے. یہ تینوں راجہ صاحب کسی کے ماتحت نہیں ہیں. دے آر فری ٹو ڈیسائیڈ for the betterment of the country and for the progress of the country. So any third intervention will not be benefit at mass level. جی بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا. میں دوبارہ منیر صاحب جیسے کہ ابھی کرامت صاحب نے بھی کہا ہے چلیں آئینی ترمیم تو ہو گئی ہے لیکن اس وقت جو ہماری عوام سب سے زیادہ سروائیو کر رہی ہے وہ بجلی کے بلوں پہ کر رہی ہے, مہنگائی پہ کر رہی ہے. فلسطین کا جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ پس رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی منیر صاحب. مجھ سے سوال کیا جی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی جا رہی ہے یا عوام بجلی کے بلوں پہ پریشان ہے, فلسطین کا جو مسلمان پس رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا کہ مسئلہ اس وقت ہے آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے. جی بات آئینی ترمیم پر ہے, اس لیے ہمیں اسٹک رہنا چاہیے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں, میرے ذہن میں بھی بہت سے مسائل ہیں, عوام بہت مشکلات میں ہے, کوئی شک نہیں, لیکن بات ہے آئینی ترمیم کی. میرے بحث کی بات ہے, ہمیں اس پر اسٹک رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلے ایسے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو بن گیا نا, اس سے عدلیہ کو یکسوئی سے 24 کروڑ عوام کے پشتوں پرانے قضیے نپٹانے کا وقت اور حوصلہ ملے گا. دوسری میری عرض ہے کہ سیاسی جو ہزاروں ارب کے حکومتی فنڈ جو ہیں وہ جنہوں نے روکے ہیں وہ ہزاروں ارب کے ہیں, وہ ساری وصولیاں رکی ہوئی ہیں, اسٹے آرڈر حائل ہیں. تو اس سے امید ہے کہ اب عدلیہ ان خلفشار سے نکل کر عدالتی باتوں میں یہ جو الجھا رکھا تھا الجھاؤ تھا ختم ہو گیا. اس کے بعد عدلیہ جو ہے وہ اس طرف توجہ دے گی تو پاکستان کو بہت ساری وصولیاں ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جو آئینی خلفشار ہے اور آئینی پٹیشنز ہیں اس کی بھرمار سے نکلیں گے تو حکومت اور ملک اور قوم کے لیے ترقی اور بہبود کے کام یکسوئی سے کرنے کا موقع ملے گا. اور دیکھیں بات کرنی چاہیے کہ یہ جب راستے صاف ہوں گے تو بات انشاءاللہ باقی سارا کچھ بھی ہوگا. میں اگر دوسری باتوں پر آ جاؤں تو پھر یہ مسئلہ جو اچھا میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ راستے جب صاف ہوں گے, اس راستے جب صاف ہوں گے تو کائنڈلی آپ ڈیفائن کر دیجئے گا اس سے آپ کی کیا مراد ہے راستے صاف ہونے سے. سنیں سر, یہ آئین پاکستان کا چہرہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے سر اعلیٰ حضرت مفتی محمود اور مولانا شاہ نورانی, یہ نمایاں تھے, یہ چہرہ ان کے سر تھا. یہ اسلامی دفعات پر اسلامی شکوں پر سن 83 میں حتمی موقع تھا اس کے حل کرنے کا. اور یہ ساری باتیں جو اب ہوں گی نا, جو فائدے اب ہوں گے وہ سن 40 سال پہلے ہو جانے تھے, لیکن زیادہ کے حسد کا شکار ہو گیا وہ ٹائم جو تھا. اور یہ سارے معاملات آج سے 40 سال پہلے حل ہو جانے تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ انہی لوگوں کے جو وارث ہیں وہ آئیں گے اور شریف خاندان سے مل کر وہ مساق جمہوریت پر اپنا عزم اور جدوجہد جو ہے نا اس کے ہاتھوں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو آسانی تو ہمیں دیں. اور اس وقت جو مفتی اعظم تقی عثمانی کا رول ہے وہ بہت بڑا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. سجاد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟
चंद रोज रुके, देखें कि हालात किधर को बेहतरी की तरफ आएंगे चलिए चलो आइए ओके चले, आप कहते हैं तो बेहतरी की तरफ, लेकिन मैं सिजाद साहब का मौका सुनता हूँ। सिजाद साहब क्या कहते हैं? सबसे पहले मेरा हर पॉलिटिकल जमात के नुमाइंदे का और उस जमात का अपना माटो है और वो अपना जो है वो नैरेटिव पेश करेगी, लेकिन मैं अपनी जमात के नैरेटिव पर चलूंगा जब तक इस मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि सूद एक खुली जंग है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुली जंग इसको कहा है, और हम पिछले एक दहाइयों से एक सालों से इस निजाम में पिसे हुए हैं। जब तक हमारी अवाम और हुक्मरान इज्तिमाई तौर पर और तमाम स्टेक होल्डर बैठ कर ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने इस सूदी निजाम से कैसे निकलना है, उसके लिए सब दीनी जमातें और सब सियासी पॉलिटिकल विंग्स को और स्टेक होल्डर को बैठ के ये फैसला करना होगा कि हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है तो क्या उसका इम्प्लीमेंट भी इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। आप आज सारे बैठ के एक टेबल पर फैसला कर लें कि हमने सूद से जान छुड़ानी है, आप नियत करके तो देखें, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान है और हमें इस ईमान को पुख्ता करना चाहिए और तरोताजा रखना चाहिए हर टाइम। आप 6 महीने में सूदी निजाम से बाहर निकल आएंगे, लेकिन आप उसके स्टेप तो उठाएं, तरमीमें पास करने से या हुक्मरान बैठाने से या एक को हटा के दूसरे को लाने से कुछ भी नहीं होगा। ये तजर्बात इससे पहले भी होते रहे, लेकिन मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी के अब जो तजर्बे हो रहे हैं वो कामयाब हों, ना कि फिर पहले की तरह वो तमाम तजर्बात खाई में गिर जाए और अवाम और हम मुसलमान मजीद पस्ती की तरफ जाए। कल को हमारे बच्चे भी, आज जैसे फलस्तीन के बच्चे पिस रहे हैं, अल्लाह ना करे वो भी बच्चे हमारे हैं, और ये आग बढ़ती जाएगी, आगे चलती जाएगी। हमें तमाम मुसलमानों को मुतहद करने की जरूरत है और इस सूदी निजाम से निकलने की जरूरत है। अगर आपने तरक्की करनी है, आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, कहाँ पर वो पहुंच चुका है, किस तरह की वो बातें कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, और हम आज दिन तक उसी पुराने नोकिया 3310 के टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं। ये किसका कसूर है? ये अवाम का तो कसूर नहीं है, ये इन्हीं हुक्मरानों का कसूर है जो बारी बारी कभी एक जमात आती है, कभी दूसरी आती है, कभी तीसरी आती है। तो इस बात को भी सोचना चाहिए कि ये पुराने पिसे हुए मोरे बार बार अगर हम लाएंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। किसी नई जमात को चांस दें, किसी आनी और दीनी जमात को चांस दें, शायद वो अल्लाह रसूल का नाम लेके इस मुल्क की तमाम मसाइल को बाहर निकाल दें। मलिक साहब क्या कहेंगे मुख्तसर सर? सबसे पहले तो ये है कि ये जो आईनी तरमीम है इसके अंदर जो है आर्टिकल 4, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 को जो है वो प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द जस्टिस के बारे में जो है वो बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ना तो वकील हूँ और ना मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, तो अगर किसी जगह पे कोई गलती कोताही हो जाए तो उसको काइंडली आप इग्नोर भी कीजिएगा। और इसके साथ जो है वो मेरा एम्फेसिस होगा कि जो आईनी बेंच है उसके क़याम को हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जो रोटेशन पे नहीं है, जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो सब जुडिस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और इसी तरीके से जो इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जैसे कि यहाँ के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल जजेस हैं और सेशन जजेस हैं, उनकी भी ट्रांसफ़र दूसरे ज़िलों के अंदर जो है वो नहीं हो सकती, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तीसरी बात जो है ये अभी मुनीर साहब ने जो बात की, बहुत बारीक बात की है उन्होंने, वो उसका जवाब नहीं दे रहे, या अगर वो जवाब दे सकें, उन्होंने कहा जी ये जब गंद साफ होगा तो उसके बाद जो है वो बात होगी। वो गंद साफ करने से इनकी क्या मुराद है? और दूसरी बात यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर आईनी तरामीम कभी गंद साफ करने के लिए और कभी किसी को सबसाइड या सप्रेस करने के लिए की जाएंगी, या अवाम के मुफीद तर मफाद के अंदर भी मैस लेवल के ऊपर भी उनके लिए बेहतरी के लिए जो है वो कोई कोशिशें या काविशें की जाएंगी? सबसे पहला जो काम था वो ये था कि ये जो है ये जजेस की तादाद बढ़ाते। राजा साहब, इंतहाई माजरत के साथ, आप हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, बंदे की बारी ही नहीं आती कि उसकी हेयरिंग लगे, लोगों की पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो उस अवाम का क्या होगा?
उसको आपने कौन से पॉइंट्स पे जाके जो है वो एड्रेस किया है? ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है। एक आम पाकिस्तानी को जो है वो क्या लगे जनाब कि आईनी बेंच जो है वो क्या करेगा और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करेंगी? मुझे और आपको तो गर्ज इससे है कि जो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो जजेस बैठे हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं, आप इमेजिन करें कि दे डोंट हैव मोर देन 5 to 10 minutes फॉर द हियरिंग ऑफ द केस। चले मैं मुनीर साहब से, आप मुनीर साहब आपने मलिक साहब की बात सुनी, क्या कहते हैं इसके जवाब में सर? सर मैंने सुनी है, लेकिन बात ये है कि हम सब का एक खास पॉइंट होता है हमारे ज़हन में, वक्ती तौर पर कुछ बहुत सारा कुछ होता है, हम समझते हैं ये सबसे अहम है, ये सबसे अहम है। लेकिन इस वक्त बात ये है, आपने बात कर रहे हैं आप 26वीं आईनी तरमीम पर। जी जी। अगर हम मुखलिस तौर पर ये सूदी निजाम खत्म करने में कामयाब हो गए जी तो उम्मत उभरेगी इंशाल्लाह, वरना पसपाई और जिल्लत इसका मुकद्दर रहेगी। ठीक हो गया। दीनी मदारस जो है उन पर नारवा पाबंदियां, बाकी शरई अदालत के रास्ते में रुकावटें, ये ठीक होंगी तो इंशाल्लाह मामला सीधे तो हो जाएंगे ना। बाकी रही बात बाकी चीजों की, अवाम पर जो मुसल्लत है ना महंगाई, जी जी, वो हमारी खुद पैदा करता भी है। ठीक है। इस पर अभी तक हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। इस पर कंट्रोल कर लिया जाए, हर शहर में हर कस्बे में कंट्रोल कर लिया जाए। ये चंद रोज से कुछ आसार पैदा हुए हैं कंट्रोल के, चंद रोज से ठीक हो गया तो मुमकिन है ये महंगाई कम हो। चले साहब, हम उम्मीद करते हैं कि चले आने वाले दिन क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। नीर साहब क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा मुख्तसर है, इस वजह से चले मैं माजरत चाहता हूँ। सज्जाद साहब आप क्या कहेंगे मुख्तसर सर? मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि मैं इन साथी की बात से भरपूर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो असल माटो है वो यही है कि एक आम आदमी को इस जंग से कैसे निकालना है। ना ये तरमीमें निकालेंगी ना कुछ, जब तक आप डायरेक्टली ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिस पर एक आम आदमी पर असर पड़े। ये गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट 16 महीने गुजारने के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है कि इन्होंने एक आम आदमी के हक में कोई फैसला किया हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की मराद ये खुद लेके MPs MNAs घर चले जाते हैं और टैक्सेस लगा के फिर वही खून निचोड़ते हैं एक आम आदमी और एक आम गरीब शहरी पर। क्या अभी आप कभी सर्वे करें गांव और देहात का, आपको पता चले कि लोग खाने पीने से और इलाज कराने से भी कातर हो चुके हैं इस टाइम। और जब ये अफरा तफरी का आलम होगा तो इसके बाद क्या होगा? अभी हम पुरजोर अपील करता हूं मैं अपने इस मुल्क के आर्मी चीफ साहब से, जो कि हाफिज कुरान है और दीन को हम जैसे लोगों से बहुत अच्छे समझते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे और इल्तिजा है कि वो इस मुल्क को दुरुस्त रास्ते पर चलाएं और दीन और इस्लाम के रास्ते पर लोगों को चलने के लिए दुरुस्त और अच्छे फैसले जल्दी मुहैया करें ताकि इंसाफ का बोलबाला हो और एक आम आदमी जो कि इंसाफ से इंतहाई कातर है उस तक इंसाफ पहुंचे। बहुत शुक्रिया जियाद साहब। क्या मलिक साहब मुख्तसर सर जस्ट 2 लाइंस कि सूदी निज़ाम के खात्मे का हर मुसलमान हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन जिस तरीके से मुनीर साहब कह रहे हैं कि इससे सूदी निज़ाम ख़त्म होगा, तो क्या हमने पैरेलल कोई वर्किंग स्केलेटन जो है वो उसका तैयार किया है कि हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करके हम इस्लामिक निज़ाम को किस तरीके से रन करेंगे? हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक करना होगी। और आखिरी बात, पार्टीज़म से इस आवाम को, इस मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं, इनको, अखबारात को और लीडरान को निकलना होगा, सही को सही कहना होगा और गलत को गलत कहना होगा और एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी ताकि हमारा ये मुल्क जो है ये मुस्बत अंदाज के अंदर आगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सज्जाद साहब आपका भी, मलिक साहब आपका भी। आप तीनों ने अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमें दिया। नाज़रीन आपने मेरे तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।